जुनैद का कलम कागज़ पर तेज़ी से चल रहा था। लिखते हुए वो वक्फे वक्फे से सिगरेट की कश भी ले रहा था। मैं कुर्सी पर बैठा चाय की चुस्कियाँ लेते हुए उसे बड़े गौर से देख रहा था। जवाद की आदत थी, जब वो लिखते हुए इर्द गिर्द से बेखबर हो जाता था, उसे ये याद ही नहीं रहता था कि कोई उसके साथ बैठा है। वो एक प्रोफेशनल राइटर था। हर माह उसकी कहानियाँ मुख्तलिफ जराइद में शाया होती थी और उन्हीं से उसकी गुजर बसर हो रही थी। उसने अभी तक शादी नहीं की थी। वो एक छोटे से किराए के मकान में रहता था। वही उसका घर और ऑफिस था। जब दोस्त अहबाब को उससे मुलाकात करनी होती तो वो उसके घर चले आते। जवाद मेहमान नवाज आदमी था। दोस्तों के आते ही वो कागज़ कलम छोड़कर पहले चाय तैयार करके मेहमान के आगे रख देता था। खाने का वक्त होने पर खाना ला रखता था। जवाद से मेरी ज़्यादा पुरानी शनासाई नहीं थी। मुझे एक डाइजेस्ट में मुदीर की हैसियत से काम करते हुए चंद साल ही हुए थे। राइटर्स से मुनासबत रखना मेरी प्रोफेशनल मजबूरी है। जिस डाइजेस्ट को अच्छे राइटर्स का कलमी ताउन हासिल हो, उसकी सर्कुलेशन बढ़ जाती है। ऐसे डाइजेस्ट को इश्तिहार भी खूब मिलते हैं। जवाद जुनैद की कहानियाँ ज़्यादातर जुर्म सज़ा से मुतल्लिक होती थी, मगर वो पुरअसरार कहानियाँ लिखने में भी अपना जवाब नहीं रखता था। हमारा डाइजेस्ट साल में 2 बार पुरअसरार नंबर निकालता है और मुझे इस शुमार के लिए खसूसी तौर पर उसके पास आना पड़ता था। तब कहीं जाकर वो पर्चे के लिए कहानियाँ देता था। मैं अक्सर उसे कहता था, यार जवाद, तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? मेरे इस सवाल पर उसका चलता हुआ कलम रुक जाता और वो मैंने खेज अंदाज में मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखता। क्या मैं तुम्हें हंसता मुस्कुराता अच्छा नहीं लगता? फिर वो बोला, यकीनन तुम्हारे पर्चे का पुरअसरार नंबर आने वाला है। उसने कहा, अरे तुम्हें कैसे मालूम हुआ? मैं चौंका। तुम्हारी सूरत देखकर। वो ज़ोरदार कहका लगाते हुए बोला, क्या मेरी सूरत पर यह लिखा है कि हमारा पर्चा पुरअसरार नंबर पर होगा? नहीं, ऐसी बात नहीं। तुम जब भी मेरे पास आते हो पुरअसरार कहानी की फरमाइश करते हो, इसलिए मेरे ज़हन में यह बात आई कि तुम्हारे डाइजेस्ट का पुरअसरार नंबर आने वाला है और तुम कहानी की फरमाइश करने के इरादे से आते हो। जवाद जुनैद ने कहा, बात तुम्हारी सच है। मैंने कहा, अगर तुम मोबाइल फ़ोन ख़रीद लो तो मुझे आने की ज़रूरत ना रहे और मैं मोबाइल फ़ोन पर ही फरमाइश कर दूं। मैं तुम्हें राज की बात बताऊं, मेरे पास मोबाइल फ़ोन है, लेकिन मैं इसके बारे में किसी को बताता नहीं हूं। ये कहते हुए जवाद ने एक खूबसूरत सा मोबाइल दिखाया। अरे तुम्हारे पास मोबाइल है, फिर किसी को अपना नंबर क्यों नहीं देते? मैंने कहा, समझा करो, ये मोबाइल मैंने किसी ख़ास शख्सियत के लिए रखा हुआ है और उसने ही मुझे मोबाइल का नंबर किसी को देने से मना किया हुआ है। जवाद ने आंख मारते हुए कहा, अच्छा, कोई ख़ास शख्सियत भी है? फिर मुझे बिरयानी खाने के लिए तैयारी कर लेनी चाहिए। मैंने हंसते हुए कहा, अभी अपनी इस ख्वाहिश को रोक रखो, पहले मैं शख्सियत को देख लूं, फिर फैसला होगा कि शादी करनी है या नहीं। जवाद मुस्कुराया। अभी उसे देखा भी नहीं और उसकी बातें इस तरह मानी जा रही हैं कि मैंने कहना चाहा, तुम कह सकते हो, क्या करूं, उसकी कोई मजबूरी है। वो मेरे सामने फ़िलहाल अभी नहीं आ सकती। उसे सिर्फ मोबाइल फ़ोन पर ही बातचीत करने की इजाज़त है। जवाद ने कहा, जब मेरा शादी का इरादा हुआ तो मैं ज़रूर बताऊंगा। खैर, मैं इस बार जो तुम्हें कहानी दूंगा वो बड़ी लाजवाब होगी। जवाद ने मुसव्वदे पर से नज़रें हटाते हुए कहा, तुम्हारी सारी कहानियाँ ही अच्छी होती हैं, क़ारीन बहुत पसंद करते हैं। हाँ, लेकिन ये कहानी उनसे बहुत मुख्तलिफ है। ये कहानी मेरी ज़ात और उस ख़ास शख्सियत से मुतल्लिक है, हालांकि उस शख्सियत के नाराज़ होने का भी ख़तरा है। मैं फिर भी ये रिस्क लूँगा। हम कब तक दूसरों से मुतल्लिक झूठियाँ कहानियाँ लिखते रहेंगे? हमारी ज़ात के गिर्द घूमती कहानियाँ भी क़ारीन तक पहुँचनी चाहिए। मैं उसकी बात पर चौंके बगैर नहीं रह सका था। मैं कुछ देर उसके पास बैठा और ऑफिस चला आया। 2 दिन और गुजरने पर मैं जवाद के पास पहुंच गया। वादे के मुताबिक उसने मुसव्वदा मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने मुसव्वदा लिया और ऑफिस आ गया। जवाद से मुलाकात किए अभी दो ही दिन हुए थे और मैंने उसका मुसव्वदा भी अभी नहीं पढ़ा था कि अखबार में खबर पढ़कर मैं चौंक गया। वो खबर ही ऐसी सनसनीखेज थी कि मैं हैरत ज़दा रह गया। खबर के मुताबिक जवाद जुनैद की मौत उसके घर पर पुरअसरार तरीके से हुई थी
اس کے پاس سے کوئی ایسی چیز بھی برآمد نہیں ہوئی تھی کہ جس سے پتہ چلتا کہ کسی نے اسے قتل کیا ہو یا اس نے خودکشی کی ہو۔ اس کی پراسرار موت پولیس کے لیے معمہ بن گئی تھی۔ بے اختیار میرے ہاتھ مسودوں کی فائل کی طرف بڑھ گیا اور میں نے مسودہ اٹھا کر پڑھنا شروع کر دیا۔ میں بچپن سے پڑھنے کا چور تھا، اس لیے والدین کی سختی کے باوجود اسکول سے بھاگ جاتا تھا۔ اکثر اسکول سے بھاگنے پر والدین اور اساتذہ سے پٹائی بھی بہت ہوئی تھی۔ یہ پٹائی کا ہی خوف تھا کہ میں نے روتے دھوتے میٹرک پاس ہی کر لیا۔ میٹرک کے بعد چند ہی دن گزرے تھے کہ ایک حادثے میں والدین کا انتقال ہو گیا۔ والدین کی جدائی کا مجھے زیادہ صدمہ نہیں ہوا۔ میں دل ہی دل میں خوش تھا کہ چلو اب پڑھنے سے جان چھوٹی، خوب عیش کریں گے۔ میری یہ خواہش عارضی ثابت ہوئی۔ ایک ماہ گزرنے پر بھابھی کے رویے میں تبدیلی آ گئی تھی، لیکن میں نے اس کا برا نہیں منایا کیونکہ میں اپنے دوستوں سے سنتا رہتا تھا کہ ان کی بھابھیوں کا ان کے ساتھ رویہ بہت برا ہے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ میں کرکٹ کھیل کر جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، بھائی جان گھر میں موجود تھے۔ وہ مجھے دیکھ کر غصے سے بولے، جواد بس اب تم بہت کھیل چکے، اب انسانوں کی طرح کوئی ڈھنگ کا کام کرو۔ جی بھائی جان میں سمجھا نہیں، میں نے چونکتے ہوئے کہا۔ جواد تم اب بچے نہیں رہے ہو، تمہارے سامنے ایک لمبی زندگی پڑی ہے۔ انسان کو کامیاب زندگی گزارنے کے لیے کام کی ضرورت ہوتی ہے۔ جی بھائی جان، میں نے سعادت مند بچی کی طرح کہا۔ جی کرنے سے کام نہیں چلے گا، تم مجھے بتاؤ کہ تم کیا کام کرو گے یا میں تمہیں کہیں کام پر لگا دوں۔ بھائی جان کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گیا کہ انہیں کیا جواب دوں۔ میں سمجھ گیا کہ نسیم بھابھی نے ہی بھائی جان کو میری خلاف بھڑکایا ہے، ورنہ انہوں نے کبھی اس لہجے میں مجھ سے بات نہیں کی تھی۔ تم ٹھیک کہتی ہو، میں استاد طفیل سے بات کر کے اس کے گراج پر لگا دیتا ہوں، سال 2 سال میں کام سیکھ ہی جائے گا۔ بھائی جان نے میرے مسلسل خاموش رہنے پر کہا، مجھے تو گراج کا کام دل سے پسند نہیں تھا، مجبوری میں کرنا پڑ رہا تھا۔ گراج میں کام کرتے سیکھتے ہوئے اکثر مجھے تنہائی میں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کوئی شے ہے وہاں پر جو مجھے دیکھ رہی ہے، لیکن دیکھنے والا نظر نہیں آتا تھا۔ طفیل مستری سخت قسم کا آدمی تھا، معمولی بات پر بچوں کو روئی کی طرح دھونک دیتا تھا۔ ایک دن استاد نے مجھ سے پانا مانگا، وہ سامان میں ڈھونڈنے پر نہیں مل سکا۔ میں ابھی استاد کو یہ کہنے ہی والا تھا کہ استاد پانا سامان میں موجود نہیں ہے، لیکن میرے بولنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ استاد میرے سر پر پہنچ گیا، اس کے ہاتھ میں لکڑی کی ڈنڈی تھی۔ استاد طفیل نے لکڑی سے میری پٹائی شروع کر دی۔ گراج کے تمام بچے میری پٹائی دیکھ کر سہم گئے تھے۔ استاد کا ہاتھ روک ہی نہیں رہا تھا اور مجھ سے تکلیف کی شدت برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ پھر نہ جانے مجھ میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی کہ میں نے استاد طفیل سے لکڑی چھین کر 2 ٹکڑے کر دی۔ استاد یہ دیکھ کر اور غصے میں آ گیا، اس کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا تھا۔ اس نے مجھ پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ تھپڑ کھا کر میرے دماغ گھوم گیا اور میں نے آؤ دیکھا نہ تھا زور سے ایک لات اس کے پیٹ میں مار دی۔ استاد طفیل کو اس حملے کی توقع نہیں تھی۔ لات لگتے ہی وہ نیچے کو جھک گیا۔ میں نے پاس پڑی ہوئی لوہے کی راڈ اٹھا کر استاد کے سر پر دے ماری۔ راڈ لگتی ہی استاد کے سر سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ خون دیکھ کر میں حواس باختہ ہو کر گراج سے بھاگ کھڑا ہوا۔ پکڑو اس سور کے بچے کو، استاد طفیل نے زور سے آواز لگائی اور دھڑام سے فرش پر گر پڑا۔ گراج میں کام کرنے والے بچوں نے استاد طفیل کی آواز ضرور سنی تھی، لیکن اس پر عمل کرنے کی بجائے کھڑے مجھے بھاگتا دیکھتے رہے۔ میں بھاگتا رہا اور اسٹیشن پر جا کر پلیٹ فارم پر بیٹھ گیا۔ میں اندھیرا ہونے تک پلیٹ فارم پر گھومتا رہا اور پھر پنجاب سے آنے والی ایک ٹرین آ کر رکی۔ جو ہی وہ ٹرین چلنے لگی میں بغیر سوچے سمجھے لپک کر اس میں سوار ہو گیا۔ ایک خوف ضرور تھا کہ کہیں بغیر ٹکٹ سفر کرتے ہوئے پولیس نہ گرفتار کر لے۔ میں نے اس کا بھی حل سوچ لیا اور ٹی ٹی سے بچتا بچاتا کراچی پہنچ گیا۔ دن میں بہت رونق تھی۔ میں صدر کے علاقے میں گھومتا پھرتا رہا۔ بھوک لگنے پر چنے خرید کر کھا لیے۔ جیسے جیسے رات ہونے لگی تھی مجھے سونے کی فکر ستانے لگی۔ یہاں میرا رشتہ دار یا دوست کوئی بھی نہیں تھا جس کے پاس جا کر رات گزار لیتا۔ میں دوبارہ ریلوے اسٹیشن پہنچ گیا۔ اسٹیشن پر رات میں بھی دن کا سما لگ رہا تھا۔
मुसाफिर आ और जा रहे थे। होटलों में भी खूब रौनक लगी हुई थी। कोई शख्स खाना खा रहा था, कोई चाय पीने में मसरूफ़ था। मुझे ये मंजर देखने में अच्छा ज़रूर लग रहा था, लेकिन भूख भी सता रही थी और नींद भी आ रही थी। समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। बार बार घर की याद सता रही थी। जज्बात में आकर मैंने ख्वाह मुख्वाह उस्ताद पर हाथ उठा लिया और उसके नतीजे में घर से दर बदर हो गया। मैं अभी इन्हीं सोचों में गर्क था कि अचानक मेरे पास आकर एक कार रुकी। मैं उस वक़्त सड़क पर खड़ा था। कार में से एक मोटा आदमी बाहर निकला और इधर उधर नज़रें दौड़ाने लगा। वो किसी कुली को तलाश कर रहा था, लेकिन वहाँ कोई कुली दिखाई ना देने पर मेरी तरफ मुतवज्जा हुआ। ऐ लड़के, सामान स्टेशन पर पहुँचा दोगे? मैं उस वक़्त काम के कपड़ों में था, इसलिए उसने मुझे मज़दूर समझकर बात की थी। हाँ हाँ, मैं पहुँचा दूँगा, मैंने हामी भरी। ठीक है, ये सामान उठा लो। उसने डिग्गी में रखे सामान की तरफ इशारा किया। सामान इतना भारी नहीं था, इसलिए मैंने वो सामान आसानी से उठा लिया। ये बड़ा कीमती सामान है, कहीं गिराना नहीं वरना मेरा बड़ा नुकसान हो जाएगा, वो शख्स मुस्कुराते हुए कहा। बेफिक्र रहें, ऐसा नहीं होगा, मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा। तुम मुझे बड़े समझदार लड़के लगते हो। तुम यहाँ काम करते हो? मैं काम करता था, अब फारिग हूँ, मैंने कहा। कहाँ काम करते थे? मैं लांडी में उस्ताद फैज़ू की वर्कशॉप पर काम करता था। उसने मुख्तलिफ लोगों से कर्जा लिया हुआ था। कर्ज ख्वाहों ने ज़्यादा मुतालबा किया, वो कहीं भाग गया। मुझे कुछ रकम देकर कहा कि तुम हैदराबाद वापस चले जाओ। मैं इस इरादे से स्टेशन आया था। जब टिकट लेने बढ़ा तो पता चला किसी जेब कतरे ने जेब खाली कर ली। मैं घर भी नहीं जा सकता था और इस शहर में मेरी कोई वाकफियत भी नहीं कि काम मिल जाए। मैंने फर्जी कहानी सुना दी। वो मेरी कहानी सुनकर मुतासिर हुआ। तुम्हारे साथ वाकई बहुत बुरा हुआ है। तुम मुझे मेहनती लड़के लगते हो। क्या मेरे पास काम करोगे? उसने ऑफ़र की। मैं अपना शहर इसलिए छोड़ कर आया हूँ कि कराची में रोज़गार के मौके बहुत हैं। मैंने काम का नाम सुनते ही खुशी का इजहार करते हुए कहा, यह मेरा कार्ड संभाल कर रख लो। सुबह होते ही इस पते पर चले आना और ऑफिस में कार्ड दिखा देना, वो तुम्हें काम पर रख लेंगे। मैं एक हफ्ते के लिए लाहौर जा रहा हूँ, वहाँ से आने पर तुमसे मुलाकात होगी। ये कुछ पैसे भी हैं, तुम्हें अभी इनकी ज़रूरत पड़ेगी। उसने मेरी तरफ अपना कार्ड और पैसे बढ़ाए। मैंने फ़ौरन लपक कर जेब में रख लिए। कार्ड से ज़्यादा मुझे पैसे की उस वक़्त शदीद ज़रूरत थी। पैसे जेब में आते ही मेरी भूख भी चमक उठी थी। स्टेशन से बाहर आने पर मैं ख़ुद को बहुत अमीर समझने लगा था, क्योंकि उस वक़्त मेरी जेब में 200 रुपये की रकम आ चुकी थी। सबसे पहले मैंने होटल में जाकर बिरयानी का आर्डर दिया। खूब डट कर बिरयानी खाई, फिर दूध पत्ती चाय बनवा कर पी। पेट भरते ही दिन भर की थकन और फिक्र दूर हो गई थी। आंखों में चमक आ गई थी। रात बसर करने के लिए एक होटल में 10 रुपये किराए की चारपाई लेकर सो गया। सुबह बेदार होकर सबसे पहले मैंने होटल का रुख किया। खूब डट कर नाश्ता किया, फिर होटल से निकलकर कार्ड पर दर्ज पता पूछता हुआ वहाँ पहुँच ही गया था। वो ऑफिस था। दफ्तर में काम करने वाले अभी आए नहीं थे। एक चौकीदार बैठा हुआ था। जब मैंने उसको कार्ड दिखाया, वो खुश होते हुए बोला, साहिब ने रात ही में मुझे बता दिया था कि तुम आओगे और तुम्हें काम पर रखना है, लेकिन साहब तो रात को ट्रेन में बैठकर लाहौर रवाना हुए थे। मैंने कुछ सोचते हुए कहा, मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। चौकीदार मुस्कुराया, तुम यही कहना चाह रहे हो कि तुम्हारी बात उनसे किस तरह हुई? हाँ, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। मैंने हामी में गर्दन हिलाई। मेरे भाई, ये पीसीओ किस लिए होते हैं? कमाल साहब ने पीसीओ से दफ्तर फ़ोन किया था और मुझे हदायत की थी कि तुम जैसे ही आओ नौकरी पर रख लिया जाए। चौकीदार ने बताया। मुझे यहाँ काम क्या करना होगा? मैंने पूछा। आज से तुम्हें साहब लोगों को चाय पानी पिलाने का काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा चपड़ासी 2 हफ्ते की छुट्टी पर गया हुआ है। जब वो आ जाए तो तुम दफ्तर के काम से वाकफियत हासिल कर चुके होगे। जो दिल करे वो काम कर लेना। चौकीदार ने कहा। हाँ, ये ठीक है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही कि साहब ने मुझे काम पर कैसे रख लिया। वो मुझे जानते तक नहीं, जबकि मैंने सुना है कि कराची में काम इस सूरत में मिलता है जब इंसान की जान पहचान हो। मैंने कहा, ऐसा होता है। हमारे साहब इंसान को पढ़ने की ज़बरदस्त सलाहियत रखते हैं। वो चंद लम्हों में इंसान को देखकर पहचान लेते हैं कि सामने वाला किस किस्म का आदमी है।
क्योंकि वो खुद एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते थे। फिर तरक्की करते करते इस मकाम तक पहुँचे हैं। हम दोनों बातें कर रहे थे और ऑफिस में काम करने वालों का सिलसिला शुरू हो गया। मैंने भी अपनी ड्यूटी संभाल ली, किसी को पानी और किसी को चाय पिलाने लगा। शाम तक मैं अपनी ड्यूटी देता रहा। यहाँ का माहौल मुझे अच्छा लगा। हर शख्स खुशगवार माहौल में काम कर रहा था। यहाँ कोई भी उस्ताद तुफैल जैसा नहीं था जो गालियाँ देता हो, काम करने वालों को डांट डपट पिटाई करता हो। एक हफ्ता यूं गुजर गया, पता ही नहीं चला। सुबह होने का पता ज़रूर चलता था, फिर शाम होने पर काम करने वाले ऑफिस से रुखसत होते। उस वक़्त पता चलता कि शाम हो चुकी है। रात का खाना खाकर चौकीदार और मैं सोने के कमरे में जाते। एक हफ्ता गुजरने पर कमाल साहब ऑफिस आ गए और मुझे अपने ऑफिस में बुला लिया। हाँ भाई, काम कैसा लगा? काम बहुत अच्छा है, वक्त का पता ही नहीं चलता। मैंने कहा, तुम ऑफिस का काम समझ लो, फिर जो काम अच्छा लगे वो कर लेना। कमाल साहब ने कहा, मुझे यही काम दे दें, इस दौरान मैं पढ़ता भी रहूँगा। जब इस काबिल हो जाऊँगा कि दूसरा काम कर सकूँ तो फिर काम छोड़ दूँगा। मैंने कहा, तुम कुछ दिन ये काम कर लो और शाकिर से डाक का काम भी सीखते रहो, तुम्हारे लिए ये काम ज़्यादा बेहतर रहेगा, तुम्हें पढ़ाई का वक्त मिल जाएगा। कमाल साहब ने कहा, वो सही कह रहे थे, डाक का काम आसान था। महकमा को आने वाली डाक मुतलका शख्स को देना और महकमा की जाने वाली डाक तैयार करके कुरियर सर्विस के अमले के हवाले कर देना आसान काम था। इसमें सबसे अच्छी बात यह थी कि मुझे पढ़ाई के लिए ऑफिस में वक्त बहुत मिल जाता था। शाकिर से डाक का काम समझ लेने पर मैंने अपनी ये नई ड्यूटी संभाल ली। मेरे बराबर में टेलीफोन ऑपरेटर मिस नफीसा की टेबल भी थी। वो फुर्सत में अपने साथ लाए डाइजेस्ट का मुतालबा करती रहती थी। उसके देखा देखी मुझे भी डाइजेस्ट पढ़ने का शौक़ हुआ और फिर उसकी आदत ऐसी पड़ी कि जब भी फुर्सत मिलती मैं डाइजेस्ट पढ़ने लगता। डाइजेस्ट में बड़ी दिलचस्प कहानियाँ होती थीं। इंसान की जब मसरूफियात बढ़ जाएं तो फिर वक्त गुजरने का एहसास नहीं रहता। यही कुछ मेरे साथ भी हो रहा था। यहाँ रहते हुए अक्सर तन्हाई में मुझे ये एहसास होता रहता था कि कोई मुझे देख रहा है, कोई मेरे करीब है। कभी सोते में भी ऐसा लगता था कि जैसे मेरे पास कोई लेटा हुआ है। आँख खोलकर देखने पर कोई भी नज़र नहीं आता था। कई बार बिस्तर पर लेटे हुए मुझे अपने बदन पर वजन का एहसास होता। मेरे चेहरे पर किसी की गरम गरम सांसें टकराती। मैं घबराकर बिस्तर से उठ बैठता। मेरे बराबर वाले बेड पर चौकीदार नूर मोहम्मद बड़े मज़े से सोए हुए खराटे भर रहा होता था। मेरे अक्सर दिल में आती है कि किसी से अपने ऊपर गुजरने वाली कैफियत बयान कर दूं, और जब किसी को बताने को मुंह खोलता मेरे गले पर दबाव का एहसास होता और हलक में फांसी चुभती महसूस होने पर मैं वो बात बयान करने का दिल से ख्याल निकाल देता। देखते ही देखते कमाल साहब के पास काम करते हुए 10 साल का अरसा गुजर गया। वक्त का बिल्कुल भी नहीं पता चला। 10 साल के अरसे में मैंने प्राइवेट तरीके से MA पास कर लिया। डाइजेस्टो में कहानियाँ लिखने लगा था और मेरी कहानियाँ क़ारीन बहुत शौक़ से पढ़ते थे। अपनी कहानियों की तारीफ सुनकर मुझे दिली खुशी होती थी। मेरी यही ख्वाहिश होती थी कि मैं अपनी कहानियाँ मज़ीद बेहतर लिखूँ। इस बिना पर मैं मुतालिया में भी बहुत मसरूफ़ रहता था। एक दिन दफ्तर में काम करते हुए अचानक कमाल साहब को हार्ट अटैक हुआ और वो अस्पताल जाते हुए रास्ते में दम तोड़ गए। उनका इंतकाल होने पर मुझे एहसास हुआ कि मेरे बास नहीं, बाप का इंतकाल हो गया है। दफ्तर में मुझे जो ज़्यादा अजीज़ था वो कमाल साहब ही थे। वो मुझे बिल्कुल अपने बेटे की तरह चाहते थे, मेरी ज़रूरतों का भी ख्याल रखते थे। उनका इंतकाल हो जाने पर कमाल साहब के बड़े बेटे फरीद साहब ने ऑफिस का चार्ज संभाल लिया। फरीद को अपनी खुशामद और चापलूसी कराने की आदत थी। ऐसे में इस किस्म के लोग उनके गिर्द जमा हो गए थे। ऑफिस में नए नए कानून वज़ा किए जाने लगे। इदारे के मुखलिस कारकुनान एक एक करके दफ्तर छोड़कर जाने लगे थे। मैंने बेहतर जाना कि इससे पहले कि फरीद चापलूस लोगों के कहने में आकर मुझे कहे, मुझे अपनी रहाइश का दफ्तर से अलग बंदोबस्त कर लेना चाहिए। थोड़ी कोशिश करने पर मुझे किराए का मकान मिल गया और मैं उस घर में शिफ्ट हो गया। कमाल साहब का कारोबार फरीद साहब संभाल ना सके। खुशामदी कारकुनान के चक्कर में पड़कर दिन ब दिन उन्हें कारोबार में नुकसान हो रहा था। नुकसान होने पर वो चिड़चिड़े से हो गए थे।
हर किसी से डांट डपट का मामूल बनता जा रहा था। मेरे दफ्तर में डाइजेस्ट पढ़ने पर तनकीद शुरू हो गई थी। मैं ऑफिस के माहौल में उकतास आ गया था। मैं उस पोजीशन में आ चुका था कि घर में बैठकर कहानियाँ लिखकर अपना गुजारा कर सकता। इसलिए मैंने नौकरी छोड़ दी और घर में बैठकर मुख्तलिफ डाइजेस्टरों के लिए कहानियाँ लिखने लगा। इसी दौरान मुझे कई डाइजेस्टरों से एडिटर की ऑफ़र हुई, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। घर बैठकर कहानियाँ लिखने में मुझे मज़ा आ रहा था। कहानियों से मैं दफ्तर से मिलने वाली तनख्वाह से ज़्यादा कमा सकता था। फिर नौकरी करने की क्या ज़रूरत थी। मोबाइल फ़ोन सस्ता होने पर मेरे दिल में ख्याल आया कि मुझे भी इस सहूलत से फ़ायदा उठाना चाहिए। इससे मेरा वक्त बचेगा, डाइजेस्टरों के दफातर से रब्ता जुड़ा रहेगा। ये सोचकर मैंने मोबाइल ख़रीद लिया। मोबाइल ख़रीद कर मैं घर चला आया। रात में जब मैं अपने लिखने के काम से फारिग होकर बिस्तर पर लेटा, मेरे मोबाइल की घंटी बज उठी। मैं बुरी तरह चौंका। अभी तक मैंने किसी को अपना मोबाइल नंबर भी नहीं दिया था। फिर किसने मुझे कॉल कर दी। मैंने ना चाहते हुए भी कॉल अटेंड कर ली। हेलो जी, किससे बात करनी है? जिसका ये मोबाइल है उसी से बात करनी है। मेरे कानों में रस घुलती हुई किसी खातून की आवाज़ आई। मुझसे बात करना है? मैं चौंका। जी फरमाइए। आप मुझे बहुत अच्छे लगे हो, दिल चाहता है कि आपको देखती ही रहूं। उसने कहा। मोहतरमा, अभी मोबाइल पर ऐसी सहूलत मुयस्सर नहीं आई कि बात करने वाला सामने वाले को देख सके। आपको देखने के लिए मुझे किसी मोबाइल की ज़रूरत नहीं है। मेरा दिल जब चाहता है मैं देख लेती हूँ। बेवकूफ़ बनाने को तुम्हें मैं ही मिला हूँ, मैंने हंसते हुए कहा। क्यों, इसमें बेवकूफ़ बनाने की कौन सी बात है? वो बोली। तुमने मुझे देखा ही नहीं और बातें ऐसी करती हो कि जैसे मुझे बरसों से जानती हो। हाँ, मैं तुम्हें बरसों से जानती हूँ और दिन में 10 बार तुम्हें देखती हूँ और जी भर कर देखती हूँ, पर क्या करूँ, मेरा दिल ही नहीं भरता। उसने कहा। देखिए मोहतरमा, मैं इस वक्त बहुत थक चुका हूँ और सोना चाहता हूँ। हाँ, तुम्हें दिन भर काम बहुत करना पड़ता है, थक जाते हो। मैं तुम्हें बेआराम नहीं करना चाहती। तुम सो जाओ, मैं कल बात कर लूँगी। लेकिन हाँ, तुम ये नंबर किसी को नहीं दोगे। इस नंबर पर बात करने का सिर्फ मेरा हक है और मैं कभी नहीं चाहूँगी कि कोई दूसरा इस नंबर पर तुमसे बात करे। फ़िलहाल ये नंबर मैं किसी को नहीं दे रहा हूँ। और हाँ, मैं दिन भर काम करता हूँ, तब कहीं जाकर ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हासिल कर पाता हूँ। ये मकान भी किराए का है और इसका किराया भी निकालना होता है। मुझे एहसास है कि तुम्हें कितना काम करना पड़ता है। मेरा बस नहीं चलता, वरना मैं तुम पर ख़जानों की बारिश कर दूँ। फ़िलहाल मैं मजबूर हूँ। वक्त आने पर तुम्हें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अच्छा ठीक है, शब्बा खैर। वो मेरी जान छोड़ने वाली नहीं थी, इसलिए मैंने खुद ही राब्ता मुनक़ता कर दिया। दूसरे दिन मेरी आँख बड़ी देर से खुली। मेरी ये आदत में शुमार हो गया था कि नाश्ता करने से पहले नहाता ज़रूर था। मैं नहाकर नाश्ते की टेबल पर बैठकर नाश्ता करने लगा। अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई मेरे बहुत करीब आया है। उसकी गर्म सांसें मेरी गालों से टकराईं। मैं घबरा सा गया। कमरे में किसी को ना पाकर मैं परेशान सा हो गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं दोबारा नॉर्मल हो गया। एक अधूरी कहानी को लिखने को मुकम्मल करने का इरादा करके मैं कहानी लिखने बैठ गया। दोपहर तक वो कहानी मुकम्मल हो गई। मैं कहानी से फारिग ही हुआ था कि मोबाइल पर की घंटी बज उठी। मोबाइल पर रात वाला नंबर जगमगा रहा था। मैंने ना चाहते हुए भी कॉल अटेंड कर ली। हेलो। देखो, मैंने काम के दौरान तुम्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया। उसकी रस घुलती हुई आवाज़ आई। तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं इस वक्त फारिग हूँ? मुझे अभी बहुत काम करना है। मैंने कहा। मैं इस वक्त ताज़ा दम होना चाहता था और चाय की उस वक्त मुझे तलब महसूस हो रही थी। चाय बनाकर पीना चाहते हो? चाय तुम्हारे टेबल पर मौजूद है, कप उठाओ और पी लो। उसने कहा। मैं टेबल पर चाय देखकर बुरी तरह चौंका। चाय के कप से गरम गरम भाप उठ रही थी। मैं हैरत से चाय का कप देख रहा था। अचानक से ये मेरे टेबल पर कहाँ से आ गया है? चाय पी लो, इसमें कोई जहर नहीं है, वो हंसते हुए बोली। मैं जो कुछ देर पहले उससे खुशगवार लहजे में गुफ्तगू करने का इरादा रखे हुए था, वो ख़त्म हो चुका था और उसकी जगह खौफ ने ले ली थी। उसके इसरार पर डरते डरते मैंने चाय पीना शुरू कर दी। चाय लाजवाब थी। चाय पीते ही ज़हनी थकन दूर हो गई थी। चाय पसंद आई?
हाँ, चाय लाजवाब थी। मैंने उसकी तारीफ़ की। ऐसी चाय तुम्हें रोज़ाना मिल सकती है। क्या तुम मुझे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाओगी? मैंने कहा। मैं अब समझ चुका था जिससे मोबाइल पर बात कर रहा हूँ वो कोई आम मखलूक नहीं है। मैं तुम्हें कैसे नुकसान पहुंचा सकती हूँ? मैंने तुम्हें उस्ताद तुफैल के गिराज पर काम करते देखा था। जब से तुम पर फिदा हूँ। तुम कराची चले आए, मैं भी कराची चली आई, और जब से तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें उस वक़्त नुकसान पहुँचाऊँगी जब तुम किसी को मेरे मुतालिक बताओगे या मोबाइल नंबर किसी और को दोगे। इससे तुम्हें क्या नुकसान हो सकता है? और मोबाइल राब्ते के लिए होता है। मैंने कहा। मैं नहीं चाहती कि किसी दूसरे से तुम्हारा राब्ता हो। मैं तुम्हें अपनी नज़रों के सामने रखना चाहती हूँ। मोबाइल होने पर लोग राब्ता करके तुम्हें अपने पास बुलाएंगे और तुम इनकार ना कर सकोगे। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही हैं। तुम क्या चाहती हो? मेरी कुछ मजबूरियाँ हैं। मैं शुरू से ज़िद्दी तबीयत की मालिक हूँ। जो चाहती हूँ उसे करके छोड़ती हूँ। मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मेरा जिन्नात के एक कबीले से ताल्लुक़ है। मेरा नाम जीनी है। मेरी फूफी रमीसाना को एक इंसान हाशमी नामी नौजवान से इश्क हो गया था। कबीले वालों ने उसे बहुत समझाया कि इंसानों से मोहब्बत हमें रास नहीं आती, लेकिन वो नहीं मानी। वो नौजवान हाशिम बज़ाहिर फूफी से मोहब्बत करता था, मगर वो डरपोक किस्म का शख्स था। उसने अपने घर वालों से अपनी मोहब्बत का जिक्र कर दिया। घर वालों को जब ये पता चला, उन्होंने मौलवियों से रब्ता करके अमलियात के ज़रिए फूफी को जलाकर मार दिया। जब से हमारे बुज़ुर्गों ने यह फ़ैसला किया है कि हम इंसानों से दूर रहेंगे। उन्हें मेरा भी तुमसे मोहब्बत करना पसंद नहीं है, मगर मेरी ज़िद्दी तबीयत को देखकर मुझ पर कड़ी शराइत लगाई हैं। वो जब तक मुझे इजाज़त नहीं देंगे, मैं ख़ुद को तुम पर ज़ाहिर नहीं करूँगी। तुम्हारे पास रहूँगी, लेकिन तुम्हें नहीं बताऊँगी कि मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ। 10 साल से ज़्यादा अरसा होने पर अब इतनी इजाज़त मिली है कि मैं तुमसे मोबाइल पर गुफ्तगू कर सकती हूँ, अपने बारे में बता सकती हूँ, लेकिन ख़ुद को ज़ाहिर नहीं करूँगी। तुम मुझे महसूस ज़रूर करोगे, लेकिन मैं नज़र नहीं आ सकती। ये शर्त भी कबीले की तरफ से इस है कि इस मोबाइल पर सिर्फ़ और सिर्फ मुझसे बात करोगे, वरना दूसरी सूरत में मेरे कबीले के लोग तुम्हें किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचा सकते हैं। मेरी मोहब्बत को भी किसी इंसान के आगे ज़ाहिर नहीं करोगे, वरना तुम्हारे कबीले के जिन्नात मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैंने कहा। तुम्हारी समझ में बात आ गई है, उसने कहा। मैं एक राइटर आदमी हूँ, अपनी तहरीरों में दूसरों को समझाता हूँ, फिर मेरी समझ में तुम्हारी बात कैसे नहीं आएगी? मैंने कहा। मैंने सुना था जिन्नात इंसानों के सामने मुख्तलिफ रूप में ज़ाहिर होते हैं और उन पर इस हवाले से किसी भी किस्म की पाबंदी नहीं होती। जब वो घर में ही रहती है, फिर ज़ाहिर होने में क्या कबाहत थी? इन शराइ से ऐसा लगता था कि जिन्नात का कबीला नहीं चाहता कि जैनी मेरे साथ ज़िंदगी के दिन गुजारे। उन्हें शायद यही खौफ था कि कहीं मैं उसकी फूफी की तरह जैनी को भी जलाकर भस्म ना करा दूँ। इसीलिए इस तरह की शराइत रखी गई हैं ताकि वो परेशान होकर अपने दिल से मेरा ख्याल निकाल दे। मगर ये भी ज़िद की पक्की है। 10 साल से ज़ायद का अरसा गुजर जाने पर मेरा साथ छोड़ने को तैयार नहीं थी। मेरी भी उसको देखने की ख्वाहिश बढ़ती जा रही थी। मैं देखना चाहता था कि वो कैसी शक्ल सूरत की मालिक है। सुना है जिन्नात बड़े हसीन व जमील भी होते हैं। आज तक मैंने किसी जिन्नात को नहीं देखा था। हकीकत यह है कि मैं खुद भी अपना घर बसाने का ख्वाहिशमंद हूँ। हर मर्द की तरह मेरी भी ख्वाहिश है कि बीवी बच्चे हों, ताकि घर में रौनक हो। रौनक बच्चों के दम से ही होती है। मुझे एक अच्छे साथी की तलाश थी। एक दिन मैं सामान लेने की गरज से घर से निकला था कि अचानक बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए मैं एक दरख्त के नीचे खड़ा हो गया। वहाँ पहले ही एक खूबसूरत दोशीज़ा मौजूद थी। जब दोनों की नज़रें एक दूसरे से चार हुईं, एक दूसरे के लिए पसंदीदगी के जज्बात झलक पड़े। मैंने बारिश से फ़ायदा उठाते हुए बातचीत का सिलसिला शुरू कर दिया। बारिश भी बेमौसम हो गई है, मैंने कहा। 2 दिन से बहुत हबस था, बारिश होना ही थी। वो बोली, यहाँ वाकई बहुत ज़्यादा हबस हो गया था। घर बैठकर कहानियाँ लिखना भी दुश्वार हो गया था। मैंने कहा, क्या आप कहानियाँ लिखते हैं? वो चौंक कर बोली, हाँ, इसके अलावा मुझे कोई और काम आता ही नहीं है। मैंने कहा, किस नाम से कहानी लिखते हैं? उसने फिर सवाल किया। मुझे जवाद जुनैद कहते हैं।
क्या वाकई आपका नाम जवाद जुनैद है? वो बुरी तरह से चौंकी। हाँ भाई, इसमें इतना चौंकने वाली बात कौन सी है? मैंने कहा। मैं आपकी कहानियाँ बड़े शौक़ से पढ़ती हूँ। मेरी बड़ी शदीद ख्वाहिश थी कि मैं आपसे मुलाकात करूँ, लेकिन डाइजेस्ट वाले एड्रेस ही नहीं देते थे। डाइजेस्ट वाले राइटर की मर्ज़ी के बगैर किसी को भी अपना मोबाइल नंबर या पता नहीं देते। मैंने कहा। बारिश के थमने तक हम दोनों में बातें होती रहीं। वो मेरी उन कहानियों के बारे में बताती रही जो उसे अच्छी लगती थीं। सच्ची बात तो ये थी कि अपनी कहानियों की तारीफ़ सुनकर मुझे बड़ी खुशी हो रही थी। उस दिन ये मुलाकात क्या हुई कि फिर हमारी मुलाकातों का सिलसिला चल निकला। इब्तिदा में ये मुलाकातें रेस्टोरेंट में होती थीं, फिर उसने घर भी आना शुरू कर दिया। उसका नाम शबाना था। वो मुझे चाहने लगी थी और शादी करना चाहती थी। मुझे भी उससे शदीद मोहब्बत हो गई थी। मैं चाहता था कि शबाना से मेरी शादी जल्द हो जाए। हम दोनों की आपस में बड़ी ज़हनी हम आहंगी थी, इसलिए ये शादी कामयाब हो जानी थी। मैं एक दिन कहानी लिख रहा था कि मोबाइल कॉल बज उठी। मैंने कॉल अटेंड करते हुए हेलो कहा। मैं चंद हफ्तों के लिए तुमसे क्या दूर हुई, तुम इस चुड़ैल से इश्क कर बैठे। वो गुस्से से गरजी। वो चुड़ैल नहीं, शबाना है और मुझसे शादी करना चाहती है। तुम मुझसे हरगिज़ शादी नहीं करोगे। तुम्हारी शादी सिर्फ़ और सिर्फ मुझसे होगी। तुम शराब के पीछे भाग रही हो। तुम्हारा कबीला कभी ये नहीं चाहेगा कि तुम मुझसे शादी करो। ये बात तुम किस तरह से कह रहे हो? जिस वक़्त तुम मुझ पर आशिक हुई थी उस वक़्त मेरी उम्र 16 साल थी। उस वक़्त से तुम्हें मेरे सामने आने की इजाज़त नहीं। इस वक़्त मेरी उम्र 28 साल है। अब तुम्हें मुझसे बातचीत की इजाज़त मिली है, वो भी मोबाइल पर। सामने भी नहीं आ सकती। तुम्हारे बुजुर्गों की मेरे सामने ज़ाहिर होने की शर्त को 20-22 साल बाद ख़त्म होगी। उस वक़्त मैं बूढ़ा हो चुका होऊंगा। इससे अंदाज़ा लगा लो कि तुम्हारे बुजुर्ग चाहते ही नहीं कि हमारी शादी हो। 50 साल के बाद क्या हम शादी करते अच्छे लगेंगे? शादी जवानी में अच्छी लगती है। मैंने कहा। ठीक है, मैं अपने बुजुर्गों से बात करूंगी। इस दौरान तुम शबाना से बिल्कुल भी मुलाकात नहीं करोगे। मैं शबाना से मुलाकात नहीं करूंगा, लेकिन अगर वो खुद घर आ गई तो फिर मैं उससे ज़रूर मुलाकात करूंगा। उसने मेरी कॉल काट दी। मैं समझ गया कि वो सख्त गुस्से में है। मैं भी यही चाहता था कि वो गुस्से में आकर अपने बुजुर्गों से बात करे। मुझे ये पूरा यकीन था कि शबाना से शादी करने का मौका मिल जाएगा और वो मेरा पीछा छोड़ देगी। अगर उसने पीछा नहीं छोड़ा तो किसी आमिल से रजू करूँगा। एक हफ्ता गुजर गया, जानी का कोई फ़ोन नहीं आया। फिर एक दिन उसकी कॉल आ गई। जवाद, मेरी बुजुर्गों से बात हो गई है। वो कहते हैं उससे शादी के लिए मुझे कुछ अरसा रुकना होगा, तभी ये शादी हो सकती है। वो बोली, तुम्हें मेरा मशवरा है कि तुम मुझसे शादी का ख्याल निकाल दो और मुझे शबाना से शादी कर लेने दो। मैंने उसे समझाया, तुम अगर मेरे नहीं हुए तो शबाना के भी नहीं हो सकते। ये बात ये नशीन कर लो। अगर तुम्हें मुझसे सच्ची मोहब्बत है तो मेरी और शबाना की शादी पर तुम हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगी। मैंने कहा। जानी ने कॉल काट दी। अभी तक मुझसे उसने रब्ता नहीं किया है, जिसका मतलब है कि वो मुझसे नाराज़ है। मैं उसकी खुशी की खातिर अपनी ज़िंदगी ख़राब नहीं करना चाहता। ये तहरीर भी इस मकसद के तहत लिख रहा हूँ कि मैं देखना चाहता हूँ कि वो मेरा क्या बिगाड़ती है। ये तहरीर शाया होने पर मुझे कुछ नहीं हुआ तो मैं शबाना से शादी कर लूँगा, ताकि मेरे घर के सोने आंगन में बच्चों की किलकारियाँ सुनाई दें। मुसव्वदे में इससे आगे कुछ नहीं था। जैनी का इंतहाई उठाया कदम जवाद जुनैद की मौत पुलिस के लिए मुअम्मा बन गई थी, मगर ये जवाद जुनैद की लिखी तहरीर इस मुअम्मा से पर्दा उठा देगी।